NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग का 4.5 फ्लो ऑफ कंट्रोल आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। 4.6 एल्गोरिदम का सत्यापन 77 पेज नंबर है 82। यह है नियंत्रण प्रवाह फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि नियंत्रण प्रभाव घटनाओं के प्रवाह को दर्शाता है, जैसे कि फ्लो चार्ट में प्रदर्शित है। जो भी कि हमने 4.4 में फ्लो चार्ट ऊपर में पढ़ा था, इसी प्रकार से इसी को फ्लो चार्ट को ये नियंत्रण प्रवाह घटनाओं के प्रवाह को दर्शाता है। आगे कहता है कि घटनाएं एक क्रम में प्रवाहित हो सकती हैं या निर्णय के आधार पर एक शाखा पर या कुछ भागों को सीमित संख्या में दोहराया भी जा सकता है। तो जितने भी तरह के घटनाएं होती है वह एक क्रम में प्रवाहित होती है, या तो निर्णय के आधार पर एक शाखा में प्रवाहित होती है या कुछ भागों को सीमित संख्या में दोहराया भी जा सकता है। ये नियंत्रण प्रभाव में कह रहा है। आगे क्या कहता है कि 4.5.1 में क्रम यानी सीक्वेंस को हम लोग समझ लेते हैं। यदि हम उदाहरण 4.3 और 4.4 को देखें तो कथन एक के बाद एक निष्पादित होते हैं। ये 4.3 और 4.4 जो एग्जाम्पल हमने देखा था 4.4 में, उसको देखने के बाद ये कह रहा है कि ये सब सारे कथन एक के बाद एक निष्पादित होते हैं, अर्थात एक अनुक्रम में है। इसके क्रम दिए हुए थे यहाँ पे। पहले प्रारंभ में फिर लंबाई चौड़ाई इनपुट किया था, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद प्रिंट क्षेत्र किया था। यह एक क्रम था इन लोग का। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अनुक्रम में निष्पादित किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमने इस फिगर में देखा। उसके बाद हालांकि एल्गोरिदम में कथन हमेशा अनुक्रम में निष्पादित नहीं हो सकते हैं। तो जो भी हम लोग का कथन होता है वह क्रम वाइज नहीं होता है, ये कह रहा है। कभी कभी हमें एल्गोरिदम को कुछ नियमित कार्यों को पुनरावृत्ति के साथ करने या पिछले चरणों के परिणामों के आधार पर अलग व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है। तो जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार से हम लोग पुनरावृत्ति भी कार्य का करते हैं। इस अनुभाग में हम ऐसी परिस्थितियों के लिए एल्गोरिदम लिखना सीखेंगे। यहाँ पे कह रहा है चयन यानी सिलेक्शन। चित्र 4.6 में दिखाए गए पड़ोस के नक्शे पर विचार करें। मान लीजिए कि लाल छत वाला गुलाबी भवन स्कूल है। ये लाल छत वाले ये बोल रहा है गुलाबी भवन स्कूल है, ठीक है। नक्शे के दूर के छोर पर पीले रंग से रंगा हुआ घर एक घर है। ये बोल रहा है कि इस नक्शे में ये जो है ये स्कूल है और यहाँ पे जो पीला घर है ये घर है। तो आगे क्या कहता है, आगे इस फिगर में दो पीले घर हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। घर ले जा तब यहाँ पे पीला घर है दिखाया गया है और
वहाँ रेड कलर का जो है छत पे ये दिखाया गया है स्कूल है। और आगे क्या कहता है कि वास्तविक जीवन में निर्णय लेना, ये फिगर में दिखाया गया है। आगे कहता है चित्र में 4.6 के संदर्भ में कि आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या घर से स्कूल तक चलने के लिए कोई पूर्व निर्धारित मार्ग है? इसमें देखने को कह रहा है कि क्या स्कूल तक जाने के लिए कोई मार्ग है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल तक जाने के लिए यहाँ से मार्ग दिया हुआ है। पिल्ला घर से दो तरह से जा सकते हैं, या तो इधर से जा सकते हैं या तो इधर से जा सकते हैं। नहीं, इधर से नहीं जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। और एक यहाँ पे घर है पिल्ला, तो इसको इधर से भी जा सकते हैं ऐसे करके स्कूल के पास, या इधर से जा सकते हैं ऐसे करके। तो ये मतलब बस समझने के लिए है कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे कहता है कि क्या हम वापस आते समय अलग रास्ते ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों तरफ से रास्ता था तो इसलिए। आगे कहता है कि नक्शे से देखा जा सकता है कि घर और स्कूल के बीच कई रास्ते हो सकते हैं। हम सुबह सबसे छोटा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन दोपहर में घर वापस आते समय सबसे छोटा रास्ता भारी ट्रैफिक वाला हो सकता है, इसलिए हम कम ट्रैफिक वाले दूसरे रास्ते को ले सकते हैं। अतः उपयुक्त समस्या में कुछ शर्तों के आधार पर निर्णय लेना की प्रक्रिया इसमें बन रही है। तो ये आगे कह रहा है कि आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें जहां निर्णय लेना कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मतदान के लिए पात्रता की जांच, उनकी उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी या नहीं, मतदान करना या मतदान करने की अनुमति है या नहीं, ये बोल रहा है। आगे कहता है यदि आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है तो व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। यदि 18 वर्ष से कम है तो व्यक्ति पात्र जो भी है वो मतदान नहीं कर सकता है। आगे कहता है कि आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यदि कोई छात्र 8 वर्ष का है और छात्र को गणित पसंद है तो छात्र को समूह ए में रखें, अन्यथा छात्र को बी समूह में रखें। उपयुक्त शर्त के अनुसार ये छात्र किस समूह में जाएंगे? यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 वर्ष का रवि जिसे गणित पसंद नहीं है, तो ये किस में जाएगा? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 वर्ष के छात्र को गणित पसंद है तो छात्र को समूह ए में रखा जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिसे गणित पसंद ही नहीं है तो ये छात्र को तो बी में रखा जाएगा। आगे कहता है कि 8 वर्षीय प्रीति जिसे गणित पसंद है तो इसको ए में रखा जाएगा, और 7 वर्षीय अनीश जिसे गणित पसंद है तो इसको भी हमें बी में ही रखा जाएगा क्योंकि ये 8 वर्ष से कम है। आगे कहता है कि इन उदाहरणों में किसी विकल्प को स्थिति के परिणाम के आधार पर चुना जाता है। कंडीशनल का उपयोग संभावनाओं की जांच के लिए किया जाता है। प्रोग्राम एक या अधिक स्थितियों की जांच करता है और स्थिति के सत्य या असत्य मान के आधार पर क्रियाएं करता है। इन सत्य और असत्य मानों को बाइनरी मान कहा जाता है।
यानी 0 या 1 के रूप में इसे हम लोग समझते हैं। आगे क्या कहता है यहाँ पे कि कंडीशनल को एल्गोरिदम में निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि, स्थिति और तो। इस प्रकार से हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। जब स्थिति सही या पूरी हो तो उठाए जाने वाले कदम इस तरीक़ा से हैं। ऐसे हालात होते हैं जहां हमें भी आवश्यकता होती है। जब शर्त पूरी न हो तो कार्रवाई करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्थिति सत्य हो तो यह करें, और अगर स्थिति असत्य हो तो वह करें या कुछ न करें। किसी शर्त के सही या गलत होने पर क्रियाएं इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं। आगे कहता है आकृति 4.7 में इसे दर्शाने के लिए हमें लिख सकते हैं यदि शर्त सही है तो शर्त सही पूरी होने पर उठाए जाने वाले कदम, अन्यथा शर्त गलत पूरी न होने पर उठाए जाने वाले कदम। प्रोग्रामिंग भाषाओं में अन्यथा को इल्स कीवर्ड का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब अन्यथा शब्द आता है तो उसे हम लोग इल्स से यूज करते हैं कीवर्ड में। और आगे कहता है कि इसलिए यह सही या गलत शर्त को वास्तविक प्रोग्रामों में इफ इल्स ब्लॉक का उपयोग करके लिखा जाता है। 4.5 का उदाहरण हम देख लेते हैं। आइए एक एल्गोरिदम लिखें जो जांचे कि कोई भी संख्या विषम है या सम। तो इनपुट पहले हम लोग देते हैं कोई भी संख्या, उसके बाद प्रक्रिया जांचना होता है कि संख्या सम है या नहीं। उसके बाद आउटपुट हमें बताता है, संदेश देता है कि सम है या विषम। तो एल्गोरिदम का जो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रोसीड्यो कोड, तो वो यहाँ पे निम्नलिखित रूप से लिखा जाता है। पहले प्रिंट संख्या लिखा जाता है जो हम लोग देते हैं उसको। फिर इनपुट संख्या को यदि संख्या मोड 2 इस तरह से करके प्रिंट संख्या सम है ये लिखा जाता है। और उसी प्रकार से हम लोग फिर प्रिंट संख्या विषम लिखते हैं अन्यथा इल्स करके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एल्गोरिदम फ्लो चार्ट प्रतिनिधित्व चित्र 4.8 में दिखाया गया है, इसी कोड को हम लोग एल्गोरिदम को यह चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर पहले तो हम लोग एक नंबर देते हैं उसको, उसके बाद उसका मोड करते हैं कि ये नंबर मतलब ये सम है या विषम है। तो उसके बाद जो वो होता है उसके अनुसार से यहाँ पे आउटपुट आता है, उसके बाद ये रुक जाता है। यह जांचने के लिए कि फ्लो चार्ट की कोई संख्या सम है या विषम, ये पहले हम लोग को जांच करता है पूरा। यहाँ पे संख्या डाल के हम लोग चेक करते हैं बीच में। उसके बाद कहता है कि एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं 4.6 का, जिसमें बताया गया है कि आइए एक प्रोसीड्यो कोड लिखें और एक फ्लो चार्ट बनाएं जहां कई शर्त जांच करें। व्यक्ति को उसकी उम्र के आधार पर बच्चा यानी 13 से कम हो तो उसको बच्चा कहेंगे, और 13 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो तो वयस्क हो जाएगा। और इस प्रकार से ये कहता है एडल्ट हो जाएगा, यहाँ पे वयस्क हो जाएगा। तो आगे कहता है कि इस रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम लोग इनपुट डालेंगे आयु कितना भी हो सकता है, 13 से ज़्यादा या कम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्रक्रिया, दिए गए मानदंड के अनुसार आयु को हम लोग को जांच करना है कि वो बच्चा है या किशोर है या वयस्क है। तो इस 3 चीज़ों को हम लोग को देखने के लिए इसको पहले हम लोग प्रोसीड्यो कोड इस प्रकार से लिखते हैं कि इनपुट आयु, यदि आयु 13 से कम हो तो वह बच्चा होगा,
अगर अन्यथा इल्स करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि अगर 20 से ये कम हो तो ये आयु, और 13 से अगर ज़्यादा हो तो ये आयु किशोर हो जाएगा, प्रिंट करेगा, और नहीं तो अन्यथा प्रिंट करेगा वयस्क 20 से ऊपर हो तो। इस तरीक़ा से एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पे समझाया गया है 3 प्रकार से, कि पहले हम लोग यहाँ प्रारंभ में आयु को लिख देते हैं जितना है। आयु यहाँ पे अगर 13 से कम होता है तो ये हाँ वाला प्रवृत्ति में जाता है और यहाँ पे बच्चा हो जाता है, और अगर 13 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 2 गो प्सीडोकोड हो जाता है, एक 20 से नीचे है या 20 से ऊपर है। अगर 20 से नीचे होता है तो वह किशोर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, और यहाँ पे फिर नहीं होता है तो यहाँ पे वयस्क हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एडल्ट हो जाता है और यहाँ पे टीन एज हो जाता है इसका, किशोरावस्था में। उसके बाद इस प्रक्रिया को हम लोग रोक देते हैं। यहाँ पे कई शर्तों की जांच के लिए फ्लो चार्ट उदाहरण 4.7 भी एक तरह से लिया गया है यहाँ पे, कि ड्रैगन और विजार्ड नामक कार्ड गेम के लिए एल्गोरिदम और ड्रैगन और विजार्ड को, इसके लिए एक अलग से एल्गोरिदम लिखा है कि 2 टीम बनाए गए हैं, एक ड्रैगन है और एक विजार्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है खेल के नियम निम्नलिखित हैं कि यदि निकाली गई कार्ड डायमंड या क्लब है तो टीम ड्रैगन को 1 अंक मिलता है। डायमंड और क्लब होगा तो ये ड्रैगन को 1 अंक मिलेगा। यदि निकाली गई कार्ड हॉट है जो एक संख्या है तो टीम विजार्ड को 1 अंक मिलता है। तो इस तरीक़ा से ये खेल बनाया गया है। आगे कहता है कि यदि निकाली गई कार्ड हॉट है तो संख्या नहीं है तो टीम ड्रैगन को ही 1 अंक मिलता है। कार्ड हॉट होने पे मिलता है ड्रैगन को 1 अंक। किसी अन्य कार्ड के लिए टीम विजार्ड को 1 अंक मिलता है। सबसे अधिक अंक वाली टीम विजेता होती है। आगे कहता है आइए एक कार्ड के लिए निम्नलिखित पहचाने। यहाँ पे इनपुट किया गया है आकार, मान और आकार का मान। प्रक्रिया नियमों में परिभाषित कार्ड के परिणाम के आधार पर संबंधित टीम के स्कोर में 1 अंक की वृद्धि होती है। आगे कहता है कि आउटपुट अगर विजेता टीम है तो अब इस खेल के शर्तों को लिखते हैं। यदि आकार या डायमंड है या आकार क्लब है तो टीम ड्रैगन को 1 अंक मिलता है। आगे कहता है अन्यथा यदि कार्ड हॉट है और मान संख्या है तब टीम विजार्ड को हम लोग को 1 अंक मिलता है, ये बताया गया था। अन्यथा यदि आकार हॉट है और मान नहीं है तो भी टीम ड्रैगन को 1 अंक मिलता है, अन्यथा टीम विजार्ड को 1 अंक मिलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आगे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे नोट में लिखा गया है यहाँ पे कार्यक्रम के लिए प्रोसीडो कोड इस प्रकार हो सकता है कि D पॉइंट ड्रैगन के लिए, W पॉइंट विजार्ड के लिए, ठीक है। संबंधित टीमों द्वारा प्राप्त अंकों को संग्रहित करता है। इनपुट आकार पहले दिया जाता है, उसके बाद इनपुट मान, फिर D पॉइंट सेट करता है इक्वल टू OW। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फिर भी देखते हैं इसको करके। तो यहाँ पे टीम विजार्ड गेट अ पॉइंट, यानी यहाँ पे अन्यथा आकार दिल है और मान संख्या है तो W पॉइंट बढ़ाया जाता है। मम्मी ना तुम घरे ना तो बोल दिली हो ना हो। अरे यार हाँ जी अथुन D पॉइंट बढ़ाएं, अन्यथा WU पॉइंट बढ़ाएं। यहाँ समाप्त करता है। इस तरीक़ा से ये यहाँ पे फिर ये वाला एग्जाम्पल हम लोग को अच्छी तरह से समझ नहीं आया। आगे देखते हैं कि पुनरावृत्ति क्या है। किसी स्थान पर जाने के निर्देश देते समय
हम कुछ ऐसा कहते हैं जैसे 50 कदम चलो फिर दाहिने मुड़ो, या अगले चौराहे तक चलो फिर दाहिने मुड़ो। कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करें, जैसे आपने अपने हाथ 5 बार ताली बजाओ, ठीक है। 10 कदम आगे चलो, ठीक है। फिर थक जाने तक वहीं कूदते रहो। ये वे प्रकार के कथन हैं जिनमें हम तब उपयोग करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई कार्य एक निश्चित संख्या बार दोहराया जाए। इस प्रकार मान लीजिए पिछले कार्ड खेल उदाहरण 4.7 में 10 कार्ड निकालने हैं, तो विजेता तय करने के लिए प्रिसीडियो को 10 बार दोहराना होगा। यह सभी पुनरावृत्ति के उदाहरण हैं। तो प्रोग्रामिंग में पुनरावृत्ति को पुनरावृत्ति या लूप भी कहा जाता है। आगे कहता है किसी एल्गोरिदम में लूप का अर्थ है कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट को तब तक बार बार निष्पादित करना जब तक कोई निर्दिष्ट शर्तों को पूरी ना हो जाए। मतलब जो हमें दिया हुआ है निर्देश उसका, वो जब तक पूरा ना हो वो दोहराते रहेगा बार बार प्रक्रिया को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि संख्याएं स्वीकार करने और उसका औसत निकालने के लिए प्रिसीडो कोड लिखें और एक फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट का प्रतिनिधित्व 4.10 में दिखाया गया है। प्रिसीडो कोड इस प्रकार से होगा। यहाँ पे दोनों क्रियाएं करके दिखाया गया है। यहाँ पे बता रहा है चरण 1 में कि पहले गणना सेट करें, उसके बाद स्टेप 1 सेट काउंट करना है 0 या सम करके योग करके 0। उसके बाद काउंट 0 करना है या तो इसको सम 0 करना है। स्टेप 2 में कह रहा है कि अगर काउंट जो है 5 से कम है तो व्हाइल होगा, और अगर रिपीट स्टेप 3 से 5 दोहराया जा रहा है अगर, तो आगे कहता है कि चरण 3 में नंबर में एक संख्या इनपुट होगा। आगे कहता है कि 4 स्टेप में कि योग जो होगा योग प्लस नम होगा, यानी नंबर होगा, सम प्लस नंबर हो जाएगा। और स्टेप 5 में कह रहा है कि अगर काउंट करना है तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर गणना करना है तो गणना प्लस 1 हो जाएगा। आगे कहता है चरण 6 में कि इसका जो कंप्यूट वैल्यू होगा, जो भी इसका एवरेज वैल्यू होगा, उसका यहाँ पे बता रहा है कि सम बाई 5 हो जाएगा। आगे कहता है कि इसको प्रिंट एवरेज करना है, फिर अंत में औसत को प्रिंट करना है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है इस तरीक़ा से कि काउंट नामक एक काउंटर लूप के दोहराए जाने की संख्या को ट्रैक करता है। लूप के हर पुनरावृत्ति के बाद काउंट का मान 1 से बढ़ाया जाता है जब तक कि यह पुनरावृत्ति की शर्त में दिए गए निर्धारित संख्या तक नहीं पहुंच जाए। मतलब जितना बार इसको काउंट करना होगा वो सारी क्रियाएं एक एक करके पूरा करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में मैंने शुरू में गणना 0 और योग 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे गणना 5 है, 5 तक जाना है तो पहले अगर 1 लेता है तो उसका क्रिया पहले करेगा, फिर इसको पूरा करने के बाद 2 हो जाएगा, फिर 3, ऐसे करके 5 तक ये जाएगा। यहाँ आगे कहता है इस प्रक्रिया को इस तरीक़ा से अगर यस यहाँ पे होगा तो औसत योग बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद औसत प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे हाँ बोल देगा तो संख्या इनपुट कर देगा यहाँ पे, और उसके बाद योग निकाल देगा, योग प्लस संख्या, यानी सम। इस सम में 1 ऐड करके इसको फिर से यहाँ से रिपीट मोड में ऊपर में चला जाएगा। और जब 5 के बराबर आ जाएगा, 5 से कम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे बोल देगा नहीं, तो उसके बाद ये वाला प्रिंट कर देगा और औसत प्रिंट कर देगा यहाँ पे।
तो इस तरीका को ये दोहराते रहता है एक ही प्रक्रिया को जब तक पूरा प्रक्रिया पूरा न हो जाता है। आगे कहता है संख्याओं के औसत की गणना के लिए ये प्रवाह चार्ट दिखाया गया है। आगे यहाँ पे 4.9 में एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता है कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज करने तक संख्याएं स्वीकार करने के लिए फिर सूडो कोड लिखना है। और आगे कहता है फ्लो चार्ट बनाना है, फिर औसत निकालना है। उसी प्रक्रिया को बस इसमें है कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज कराने के लिए। तो इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अगर गणना सेट यानी इनपुट इसमें सबसे पहले काउंट 0 और इसका सम 0 कर देना है। इनपुट अगर मान लीजिए कोई नंबर देना है यहाँ पे, और उसके बाद जब तक नंबर 0 के बराबर न हो चरण 4 से 6 तक दोहराया जाएगा। यहाँ से स्टेप 4 से 6 तक दोहराया जाएगा। तो स्टेप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको योग प्लस नंबर 1 करेगा या काउंट प्लस 1 करेगा। इस प्रक्रिया से इनपुट नंबर यहाँ पे फिर देगा और ये फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे औसत योग बाई काउंट कर देगा। तो इस तरीक़ा से ये अंत में जब वैल्यू आ जाएगा 0 तो यहाँ पे औसत प्रिंट कर देगा। तो ये आगे ये फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है कि जब यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाता है तो यहाँ पे औसत प्रिंट हो जाता है और जब तक नहीं आता है जब तक ये प्रक्रिया को दोहराते रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया का उदाहरण यहाँ पे आगे कहता है कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज करने तक संख्या स्वीकार करने का फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है। इस उदाहरण में हमें नहीं पता कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज करने से पहले कितनी संख्या दर्ज करेगा। इसे तब तक शर्त की जांच करेगा जब तक मतलब ये गलत ना हो जाए। मतलब 0 जब तक नहीं आएगा जब तक ये मतलब करते रहेगा, गलत जब तक आते रहेगा ये शर्त को करते रहेगा, ये कह रहा है। तो ये काउंट यहाँ पे 0 लाना है, अगर आ जाता है तो यहाँ पे औसत प्रिंट कर देगा। तो इस तरीक़ा से ये एग्जाम्पल था। उसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं करके देखने के लिए 4.9, इसको बना के देख सकते हैं। फ्लो चार्ट भी इसका बना सकते हैं। यहाँ पे आगे कहता है कि 4.6 में एल्गोरिदम की पुष्टि करना। तो एल्गोरिदम की पुष्टि करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेरीफाइंग एल्गोरिदम क्या होता है और क्या करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम आपको यहाँ पे चैनल पे स्टडी वीक पे डालेंगे। तब तक के लिए हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।